गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं का सिलेबस, जो हमारा समकालीन हिंदी कविता शुरू करेंगे। इससे पहले हमने आधुनिक काल पढ़ा, और जो आपका पोइट्री का भाग है जिसमें कविताएं दी हुई है वो है समकालीन हिंदी कविता। तो हमारा पहला कवि है अगे, उसके बाद दूसरा कवि धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण और लीलाधर। इनके बारे में हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा पहला कवि अगे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगे के बारे में। तो यहाँ हम अगे की पहली कविता जो है हमारा देश, उसको शुरू करेंगे कि हमारे देश में जो ग्रामीण जीवन है और नगर का जीवन है, उन दोनों का चित्रण किया गया है और उनकी परिस्थितियों से हमें अवगत करवाया गया है। तो थोड़ा सा उससे पहले हम इसके कवि के बारे में जान लें, अगे के बारे में, उनकी साहित्यिक जीवन के बारे में उनका थोड़ा सा परिचय। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले जो साहित्यकार है वो है अगे जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सन 1911 में माना जाता है। इनके पिता हीरानंद शास्त्री पुरातत्वज्ञ थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा क्या है, घर पर ही हुई। इन्होंने 1925 ईस्वी में मैट्रिक की और 1929 ईस्वी में बीएससी की परीक्षा पास की, उत्तीर्ण की। इन्होंने 1943 से 1946 तक के 3 वर्ष सेना में भी बिताए और इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। जैसे पत्रकारिता में प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स आदि पत्रों के संपादन में इन्होंने कार्य किया। सन 1960 में ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापन भी रहे। यहाँ रहते हुए इन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु बहुत सारे कार्य किए और ताउम्र साहित्य सृजन करते हुए 1987 में इनका देहावसान हो गया। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी है। कुछ एक रचनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि अगे जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। गद्य और पद्य दोनों विधाओं को इन्होंने समृद्ध किया है। जैसे काव्य संग्रह में इनकी रचना रही है कितनी नावों में कितनी बार, और आपके सिलेबस में भी ये कविता दी हुई है, हम इसे पढ़ेंगे भी। हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, चिंता। उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप एक कविता भी है जो हम यहाँ पढ़ेंगे आपके सेमेस्टर में। अपने अपने अजनबी। इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं, परंपरा, कोठरी की बात, ये तेरे प्रतिरूप। और इनका यात्रा वृतांत है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। इनको पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको इनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार पर प्राप्त हुआ है, और साहित्य अकादमी आंगन के पार द्वार पर विक्रम विश्वविद्यालय से इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि भी प्राप्त हुई है। इनकी काव्यगत विशेषताओं में हम देखेंगे कि इनका साहित्य और काव्यगत जो यात्रा है वो काफ़ी लंबी है। जिस समय इन्होंने काव्य रचना आरंभ की उस समय छायावाद का, प्रगतिवाद, राष्ट्रवादी, व्यक्तिवादी काव्य धाराएं अपना प्रभाव बनाए हुए थी। आगे इन सभी काव्य धाराओं से क्या हुए, प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने विकासशील काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए प्रयोगवादी और नई कविता को ऊर्जा प्रदान की। उनकी काव्यगत विशेषताएं भी, उनमें हमें मिलता है कि प्रणय भावना मिलती है। अगे के काव्य में प्रणय के साथ साथ विद्रोह के स्वर भी हमें दिखाई पड़ते हैं। कवि ने क्या किया, अपने यौवन काल में प्रेम की कसक का अनुभव किया। वे विरहजन्य पीड़ा को महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी रचनाओं में हमें मिलता है संयोग और वियोग, यानी श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को विविध चित्र हमें देखने को मिलते हैं। आगे के लिए कवि
कि ये कवि ने वियोग प्रेम को भी एक आवश्यक पक्ष माना है और ये भी कहा है कि विरह की पीड़ा ना हो तो प्रेम कब जीता रहेगा। और उनकी काव्यगत अगली विशेषता है व्यक्तिकता और सामाजिकता का चित्रण भी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्तिवादी, अहमवादी कवि स्वीकार करते हुए अपनी रचनाओं में इनको स्थान दिया है। वे अपनी व्यष्टि को समष्टि से जोड़ना भी चाहते हैं। उनकी रचनाएं भी है, जैसे आप पढ़ोगे दीप अकेला, नदी के द्वीप, दोनों कविताएं हैं वो इसी तथ्य को प्रमाणित करती हैं। क्षणवाद का महत्व भी इन्होंने दिया है। इनकी कविताओं में हम देखेंगे कि क्षणवादी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। क्षणवादी कवि केवल वर्तमान में ही जीता है और वर्तमान क्षण का अत्यधिक उपयोग वो करना चाहता है। वह न तो अतीत की चिंता करता है और न भविष्य के सुंदर सपने बुनता है। वह अपने वर्तमान क्षण को ही सुनहरा सपना मानता है। इनकी विशेषता अतिशय बौद्धिकता भी रही है। इनकी रचनाओं में हमें अतिशय बौद्धिकता के भी दर्शन होते हैं। कवि केवल बुद्धि के प्रकाश में ही समस्त तथ्यों को देखना चाहता है। एक भावना प्रकट होकर पाठक के सामने प्रश्न चिन्ह छोड़ देती है, जिसे क्या अतिशय बौद्धिकता कहा जा सकता है। सामाजिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण भी अगे जी ने किया है। उन्होंने क्या किया, समाज में जो निर्धन है, मजदूर, किसान, उनकी जो दशा है उस पर प्रभावशाली चित्रण उन पर पड़ा है। प्रकृति चित्रण भी इन्होंने किया है। प्रकृति के बहुत सारे जो रूप है, आलंबन रूप का, अलंकार योजना, मानवीकरण रूप, उद्दीपन, इन सब का चित्रण हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। विद्रोह और क्रांति का सवर भी आगे की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि प्रयोगवादी काव्यधारा में जो कविवर आगे है वो विद्रोही सवर ही ज्यादा उनका रहा है। कारण क्या है? कवि ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता के प्रति आक्रोश, घृणा को ही व्यक्त किया है। जहां भी उन्होंने अन्याय, शोषण, अत्याचार होते देखा, वहीं पर असमानता को मिटाने के लिए खूनी क्रांति लाने का उन्होंने आह्वान करते हैं। वो आगे समाज की आर्थिक विषमता को देखकर अत्यधिक क्षुब्ध भी हो उठते हैं। तो इनकी भाषा शैली भी रही। उन्होंने अपनी रचनाओं, कविता हो या कहानी हो या अन्य विधाएं हो, हिंदी की खड़ी बोली का सहज प्रयोग उन्होंने किया है। भाषा कैसी रही है इनकी? सहज, सरल और प्रभामयी भाषा रही है। तो अगे के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब हम शुरू करते हैं अगे की कविता। जो पहली कविता हमारे सिलेबस में दी हुई है, हमारा देश। कवि इसमें क्या बताना चाहता है कि इन्हीं तृणफूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू, झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल, मादल, बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। तृण क्या होता है? तिनका या घास, छप्पर यानी घास फूस से बनी हुई छत, ढुलमुल यानी ढीले ढाले, गंवारू यानी गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए कहा गया है। मादल यानी आदिवासियों का एक वाद्य यंत्र होता है, उसके लिए। उमगते सूर यानी उठते हुए जो सुर है उनके लिए। रस यानी आनंद। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पंक्तियां, कुछ भी लिख सकते हो आप। हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक का क्या नाम है? समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता कौन सी है? हमारा देश, उससे अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी के प्रयोगवादी कवि अगेजी हैं। इसमें कवि ने ग्रामीण क्षेत्र की भोली भाली संस्कृति पर प्रकाश डाला है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि भले ही गांव के लोग मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन अब शहरी सभ्यता ग्रामीण जनजीवन को भी प्रभावित करने लग गई है। तो इसी के बारे में उन्होंने इसी कविता में जिक्र किया है। कवि क्या कह रहा है कि इन्हीं तृणफूस छप्पर से, यानी ग्रामीण का जो अंचल है, अंचल क्षेत्र विशेष के लिए कहा गया है कि घास फूस के छप्परों वाली जो झोपड़ियां हैं,
उसी में ढीले ढाले और सीधे साधे गांव के लोग क्या है, गवार की भांति, वो क्या है, अनपढ़ जैसे हो, वो लोग निवास करते हैं। झोपड़ों में हमारा देश बसता है। कवि कहता है सच्चाई तो ये है कि इन्हीं झोपड़ों में हमारा असली देश बसता है। यहाँ के लोग ही हमारी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं, क्योंकि असल में यही हमारे देश का निर्माण करेंगे तो उन्हीं में हमारी सभ्यता और संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं। कवि कहते हैं कि आदिवासियों, अन्य ग्रामीण लोगों की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, ढोल मादल बांसुरी जैसे जो वाद्य यंत्र हैं उनका संगीत की स्वर की साधना करते हैं। यह संगीत सभी को क्या करता है, अपनी तरफ आकृष्ट करता है, हमारी साधना का रस बरसता है और इन्हीं से भारतवासियों की सभ्यता का जो वास्तविक रस है वो उत्पन्न होता है। तो कवि के कहने का क्या भाव है यहाँ पर कि ग्रामीण लोगों द्वारा जो अपने मनोरंजन के लिए ढोल, मादल, बांसुरी जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनकी मधुर स्वर लहरी में हमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। तो विशेष में आप लिखोगे कि यहाँ कवि ने ग्रामीण जनजीवन को ही देश का सच्चा स्वरूप स्वीकार किया है। सहज सरल साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन कैसा है, भावाभिव्यक्ति में सहायक भी हैं, प्रसाद गुण व्याप्त हैं, अनुप्रास अलंकार और वर्णात्मक शैली और मुक्त छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगला हम करते हैं कि हमारी साधना का रस बरसता है, इन्हीं के मरम को अनजान, शहरों की ढकी लोलुप विशेली वासना का सांप डसता है, इन्हीं में लहरती अलहड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। तो अजय जी यहाँ क्या बता रहे हैं, मरम का होता है रहस्य, लोलुप यानी लालची, विशेली यानी जहरीली, वासना यानी भोग विलास की इच्छा, अयानी यानी नासमझ, दुर्दशा यानी बुरी हालत। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता हमारा देश से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी के प्रयोगवादी कवि अगे जी हैं। यहाँ कवि स्पष्ट करते हैं कि हमारा देश है वो क्या है, भोली भाली संस्कृति को नगरीय संस्कृति प्रभावित करने लगी है और यह प्रभाव ग्रामीण संस्कृति पर विष का सा प्रभाव छोड़ रही है। तो आगे हम व्याख्या में लिखेंगे कवि क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि ग्रामीण संस्कृति पर नगरीय भौतिकवाद का प्रभाव पड़ना आरंभ हो चुका है। इन्हीं के मरम को अनजान, शहरों की ढकी लोलुप यानी गांव की जो भोली भाली संस्कृति के रहस्य को धीरे धीरे क्या है, नगरीय सभ्यता के रंग में रंगी हुई जहरीली वासना का सांप डसने लगा है। भाव ये उठता है कि ग्रामीण सभ्यता अपनी पावनता की अवहेलना करके जो नगर में चक्काचौंध उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। कहा तो गांव की संस्कृति बड़ी भोली भाली और नासमझ थी, लेकिन अब नगर के दुष्प्रभाव और पाप इस अल्हड़ संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गांव की जो भोली भाली संस्कृति की बुरी हालत पर नगरीय सभ्यता का भूत अब हंस रहा है, अर्थात वह अपनी विजय पर गर्व करने लगा है, क्योंकि गांव के लोग हैं उन पर शहरों के लोगों का रहन सहन, खान पान उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता जा रहा है और गांव के लोग धीरे धीरे अपनी जो सभ्यता संस्कृति है उसकी अवहेलना करते हुए नगर की तरफ अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं। तो आगे विशेष में आप लिखोगे कि यहाँ कवि ने ग्रामीण संस्कृति पर नगरीय भौतिकवाद सभ्यता के दुष्प्रभाव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भाषा कैसी है, सहज और सरल साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन है उचित और भावों की अभिव्यक्ति में सहायक भी हैं। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है।
वर्णात्मक शैली और मुक्त छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो आज हमने अगे की एक ही कविता की, हमारा देश, जिसमें अगे ने भारतीय जो ग्रामीण लोक जीवन और नगर की जो जीवन है उन दोनों के चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और साधारण ग्रामीण जनता सामान्य घरों में रहकर क्या करती है, आनंद से जीवन व्यतीत करती है, और इसके विपरीत नगरों के लोगों की जीवन शैली इससे भिन्न होती है। तो इसी के बारे में हमने जाना। आगे के लेक्चर में हम करेंगे आगे की दूसरी कविता, नदी के द्वीप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।